मॉर्निंग, आप देख रहे हैं स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले कमोडिटी बाजार पर नजर डालते हैं। कल की भारी तेजी के बाद आज कच्चे तेल में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम करीब 0.25% गिर गया है। ब्रेंट का दाम फिर से $50 तक फिसल गया है। दरअसल जेपी मॉर्गन को क्रूड की डिमांड में भारी कमी का अनुमान है। ऐसे में बैंक ने अगले साल के लिए अपने पहले के अनुमान में करीब $19 तक की कटौती कर दी है। जेपी मॉर्गन के मुताबिक अगले साल तक ब्रेंट क्रूड $50 और WTI क्रूड का औसत भाव $44 रह सकता है। इसके अलावा कच्चे तेल के लिए यह हफ्ता काफी अहम भी रहने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट, ओपेक और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट आने वाली है, जिसका बाजार को इंतजार रहेगा। इस बीच सोने पर भी दबाव बढ़ गया है। कॉमेक्स पर सोने का दाम फिर से $1100 के स्तर पर आ गया है। कल इसमें जोरदार तेजी देखने को मिली है। एलएमई पर कॉपर भी कल की तेजी खो चुका है। मॉनसून राजस्थान में फिर से सक्रिय हो गया है। तटीय महाराष्ट्र के अलावा गुजरात और पूर्वी राजस्थान में भी अच्छी बारिश हुई है। हालांकि इस सीजन के दौरान यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा में बेहद कम बारिश हो रही है। ऐसे में देखते हैं कि आज घरेलू कमोडिटी बाजार की शुरुआत किन स्तरों पर होती है, और साथ ही में जिस तरह से चाइना में युआन को अभी डिवैल्यूएट किया गया है, इसका भी असर हमें कमोडिटी बाजार में नजर आएगा। लेकिन फिलहाल कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर नजर है। लेकिन साथ ही आप देख रहे हैं कि सिंजीन की लिस्टिंग हो रही है, और इसके विजुअल्स आपके सामने हैं, जहां किरण मजूमदार शॉ एनएसई पर सिंजीन की लिस्टिंग पर। Well, there's going to be a media briefing, a one-on-one interaction to our TV channel. एनएसई पर सिंजीन की लिस्टिंग हो गई है। बायोकॉन की सब्सिडरी है सिंजीन, और इसकी लिस्टिंग हुई है। बेहद अच्छे स्तरों पर लिस्टिंग हुई है, और ये एक इनकी R&D आर्म है बायोकॉन की, और इसकी लिस्टिंग आपके स्क्रीन पर फिलहाल। इशू प्राइस 250 से लेकर के ₹250 का है, और आईपीओ 31 गुना सब्सक्राइब हुआ था। QIB हिस्सा भी इसमें अच्छा खासा रहा है, और एंकर इन्वेस्टर को 250 शेयर पर 60 लाख शेयर इशू हुए हैं। तो सिंजीन लिस्ट हो गई है एनएसई पर, बायोकॉन की सब्सिडरी कंपनी। और अब नजर आते हैं कमोडिटी बाजार किस स्तर पर खुल रहे हैं। आज भारत में कमोडिटी बाजार के लेवल्स पर रहेगी नजर। लेकिन सबसे पहले सोना आपके सामने है। आज सोने में तेजी, $25,156 पर सोने का भाव नजर आ रहा है। यहाँ पर काफी समय के बाद एक तेजी के साथ खुलता हुआ सोना। चांदी भी तेजी के साथ 35,040 का भाव चांदी में नजर आ रहा है। हरे निशान पर कारोबार हो रहा है। क्रूड की बात करें तो 2,875 के स्तर पर क्रूड नजर आ रहा है। अभी फिलहाल ओपनिंग ट्रेड में तेजी क्रूड में नजर आ रही है। नेचुरल गैस $182 के लेवल से ऊपर जाता हुआ, लेकिन मेटल पैक बेस मेटल में कॉपर में दबाव $338.30 पर कॉपर। निकल भी दबाव के साथ $711 का भाव निकल में नजर आ रहा है। एल्यूमिनियम भी लाल निशान पर दबाव के साथ $101 पर खुलता हुआ। लेड भी, यानी पूरे बेस मेटल का जो पैक है, इसमें हम देख रहे हैं धीमापन है। जिंक भी देखिए इसी स्लो मोमेंटम को कैरी करते हुए लाल निशान पर। सोया ऑयल $577.30 के भाव पर खुल रहा है। दबाव सोया ऑयल में भी मॉर्निंग ट्रेड में नजर आ रहा है। क्रूड पाम भी $401 के स्तर पर खुलता हुआ। सोयाबीन हालांकि $3,162 हरे निशान के साथ यहां पर कारोबार होता हुआ हम देख रहे हैं। मस्टर्ड सीड भी हरे निशान पर। चना $4,462 के स्तर पर नजर आ रहा है। और कमोडिटी बाजार के खुलते ही किन लेवल्स पर रहनी चाहिए, आपकी नजर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए आनंद राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव। गुड मॉर्निंग मिस्टर राव। कच्चे तेल की तेजी पर आखिर का ब्रेक लग चुका है, क्या आप इसे बेचने का मौका देख रहे हैं सर? कि कौन से कमोडिटी में बताया आपने? जी, मैं क्रूड की बात कर रही हूँ सर। हमने देखा कि एक जो तेजी थी उसमें ब्रेक एकदम साफ तौर पर लग चुका है। बेचने का मौका है इसमें?
जी हाँ, एक्चुअली क्रूड में एक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो मुझे लगता है कि करीबन $45 या 45-50 तक आता है तो एक बार सेलिंग की जा सकती है। बट आई वुड रिकमेंड कि एज इट इज ट्रेडिंग नियर द सपोर्ट्स, नीचे के लेवल पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दैट वुड बी गुड बेट, क्योंकि सपोर्ट्स में नॉर्मली मार्केट में एक पुल बैक दिखता है हमेशा। और अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। कल कुछ ओपेक का न्यूज था कि ओपेक कुछ बैठक होने वाली है ऑन प्राइजेस, लेकिन वो कैंसिल हो गई, तो उस वजह से हमने इसमें एक थोड़ा सा एक अपमूव देखा है। लेकिन मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट हायर लेवल्स एज ऑफ नाउ, आई वुड रिकमेंड गोइंग लॉन्ग एट लोअर लेवल्स। अगर इसमें करीबन 2830 या 2810 के प्राइसेस हमें मिलता है तो एक बार लॉन्ग किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 2760, क्योंकि अगर ये 43 से $42 के नीचे अगर फिसलता है तो फिर इसमें एक बड़ा हम डाउन मूव देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो ब्रेक के लिए वेट करना चाहिए, अदरवाइज एक बार इसमें लॉन्ग स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। सर, नेचुरल गैस में क्या करें? आज हम भारतीय बाजार में इसका 182 रुपए पर इसकी ओपनिंग हुई है और हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में भी थोड़ी सी बाइंग लग रही है। मेरे हिसाब से 180 तक प्राइसेस अगर मिलता है तो इट वुड बी अ गुड बाइंग लेवल। 177 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ऊपर में मुझे लगता है कि 184 से 185 तक के प्राइसेस वेरी मच पॉसिबल है। गोल्ड और सिल्वर, इसमें अब क्या नजरिया बन रहा है? गोल्ड सिल्वर में हमने अच्छी खासी पुल बैक देखी है कल के सेशन में। मेन रीजन बीइंग जो नॉन फार्म पेरोल्स डेटा आए थे वो स्लाइटली फोरकास्ट से नीचे थे, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ओवरऑल द डेटा वाज प्रीटी स्ट्रांग फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लेकिन एज इट वाज स्लाइटली बिलो द फोरकास्ट, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया हो। और यूएस के डेटाज भी लास्ट वीक में काफी मिक्स थे। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग वाज बिट बैड, सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज पीएमआई अच्छा था। Non-farm payrolls was as per the expectation in terms of average hourly earning rate and unemployment rate, but non-farm payrolls थोड़ा सा फोरकास्ट से घट के आया था, तो थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन था। उस वजह से मुझे लगता है कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। और गोल्ड में मेरे हिसाब से 25,200 25,250 तक एक बार प्राइस अगर आते हैं तो इट वुड बी अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। नीचे में फिर से एक बार 25,000 तक के लेवल इसमें हम देख सकते हैं। और अगर चांदी की बात करें तो चांदी में करीबन 35,300 से 35,400 के अच्छा लेवल होगा शॉर्ट करने के लिए। 35,700 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और नीचे में फिर से हम इसमें 34,700 750 का रेट देख सकते हैं। एक खबर जिसका इम्पैक्ट हम कमोडिटी बाजार में देखेंगे वो ये कि चीन ने अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट कर दिया है। ऐसे में आप बेस मेटल्स में किस तरह का असर देख रहे हैं, और साथ ही में अपनी सलाह भी दीजिए, क्या करें बेस मेटल्स में? बेस मेटल्स में ऑलरेडी हमने एक इम्पैक्ट देखा है। आज के मॉर्निंग सेशन में हमने एलएमई पे ऑलमोस्ट सारा कमोडिटी में एक डाउन मूव देखा है। ऑलरेडी कंसर्न्स बने हुए, चाइना में स्लोइंग कंसर्न्स बने हुए हैं। कल की जो रैली थी वो एक्सपेक्टेशन थी कि चाइना फिर से एक स्टिमुलस अनाउंस करेगा, और उस वजह से हमने इसमें एक अप मूव देखा है जो आ सकता है आगे चल के। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो डीवैल्यू किया है इन्होंने युआन को, उससे बेस मेटल्स पे एक प्रेशर बना रहेगा। और मुझे लगता है कि कॉपर में 340 तक का अगर लेवल आता है तो एक अच्छी शॉर्ट बनती है इसमें 334 तक के टारगेट के लिए। 344 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और दूसरा बेस्ट पिक आई वुड सजेस्ट इज जिंक। जिंक में एक अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक किया है ऑन एलएमई, और मुझे लगता है कि ये काफी लंबा तक नीचे जा सकता है, बट फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव 119 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 121 पर बेचना चाहिए, और ऊपर में 120 to 30 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते। रविंद्र जी, रुपया काफी टूट गया, आगे इसकी चाल कैसी रह सकती है? जी, रुपया में मेरा व्यू अभी भी वही है। 6380 6370 नीचे में स्पॉट में, और ऊपर में 6430 का एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के राइट शोल्डर पे ये कंसोलिडेट कर रहा है काफी टाइम से, और मुझे लगता है कि एक ब्रेक वुड गिव अ डायरेक्शन। ऊपर में 6430 काफी नजदीक ब्रेक है। अगर वो पेनिट्रेट होता है तो फिर हम इसमें एक बहुत ही अच्छा मूव देख सकते हैं। लेकिन आज मेरे हिसाब से जीएसटी का अनाउंसमेंट होने
वाला है राज्यसभा में, तो आई थिंक दैट माइट सपोर्ट रुपी एट हायर लेवल्स। 64-20, 64-30 तक स्पॉट आता है तो मुझे लगता है कि एक बार बेच के चल सकते हैं। 64-40-45 का स्टॉप लॉस आना चाहिए और नीचे में फिर से एक बार 64 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया रविंद्र राव हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव थे और जाते जाते उन्होंने आज के दिन के सबसे बड़े ट्रिगर की भी बात कर दी। राज्यसभा में पेश होगा जीएसटी बिल, इस पर रहेगी नजर पूरे बाजार की और कमोडिटी पैक की भी नजर रहेगी यहीं पर। लेकिन कमोडिटी बाजार का हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे दिन भर। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, आगे हम हाजिर रहेंगे इंडियन ट्रेडिंग लीग के अपडेट के साथ। HUF presents Top Stock of the Hour, made for the top position. बाजार में बहुत ही फ्लैट कारोबार। सेंसेक्स करीब 6 अंकों की गिरावट के साथ 28,095 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी भी 8,500 के स्तर को मेंटेन करने में कामयाब है, लेकिन दबाव है, करीब 3 अंकों से ज्यादा का दबाव निफ्टी में देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच मिड कैप्स में एक्शन बरकरार है। हरे निशान पर मिड कैप 40 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट तो नहीं है, लेकिन कोई खास बढ़त भी
नहीं है, 3 अंकों के 4 अंकों की बढ़त है बैंक निफ्टी में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर एक नजर डालते हैं तो 721 शेयर है जो बढ़ने वाले हैं और गिरने वाले हैं 620 शेयर। हालांकि ये आंकड़ा फिलहाल एडवांसेस की तरफ है, लेकिन दबाव में बाजार नजर आ रहे हैं। एसबीआई आज अपने रिजल्ट पेश करने वाला है, प्रॉफिट को लेकर चिंता रह सकती है, लेकिन फिलहाल टॉप गेनर्स है निफ्टी में एसबीआई। बैंक ऑफ बड़ौदा, सिप्ला, एचसीएल टेक में भी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस भी शामिल है, लेकिन हिंडाल्को, एनएमडीसी, भेल और टाटा स्टील में हम दबाव देख रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ गए शेयरों पर सलाह देने के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल और प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीईओ और हेड ऑफ रिसर्च अविनाश गोरक्षकर। मानस, निफ्टी में आप कहां एक्शन देख रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे, आज क्या करना चाहिए निफ्टी में सर? देखिए, एक चीज काफी क्लियर है कि कल की गिरावट के बाद मैं समझता हूं कि एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्योंकि अगर आप लोअर लेवल देखिए तो 8450 के आसपास निफ्टी पे काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। मैं समझता हूं कि 8450 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए और टारगेट सेट करके चलनी चाहिए पिछले मंथ के हाई 8650 के, और इस गिरावट में डेफिनेटली एक बाय रिकमेंडेशन देना मैं समझता हूं करना चाहिए। अविनाश सर, गुड मॉर्निंग। आज सभी को इंतजार रहेगा कि राज्यसभा में फाइनली क्या होता है। पूरा मॉनसून सेशन जो था उस पर तो जबरदस्त पानी फिर गया है, लेकिन आज जीएसटी पर नजर रहने वाली है। आपको लगता है बाजार भी इसको देख रहे होंगे, और आज आप बाजार की चाल कैसे देख रहे हैं अविनाश जी? आई थिंक प्रियंका, मैं समझता हूं कि आज का जो पार्लियामेंट्री सेशन का दिन होगा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार पार्लियामेंट सेशन में क्लियरली कोई भी ऐसी वैलिड डिस्कशन नहीं हुई है, और जीएसटी का बिल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर जीएसटी का बिल क्लियरली पास नहीं होता है, जो ऐसा लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस का रवैया ऐसा ही है कि कोई काम पार्लियामेंट में वो करने को दे नहीं रहे, तो इस कारण हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको वोलेटिलिटी और ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी नेगेटिव सरप्राइज होगा, क्योंकि जीएसटी ये काफी हद तक एफआईआईज और ग्लोबल इन्वेस्टर्स काफी टाइम तक एक्सपेक्ट कर रहे थे ये क्लियर हो जाए। तो आई वुड सजेस्ट दैट मे बी मार्केट्स वुड डेफिनेटली टेक इट एज अ बिग नेगेटिव, और आपको डेफिनेटली अच्छी गिरावट मार्केट्स में देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी वापस विंटर सेशन में मैटर जाएगा और वहां पे भी अटकलें हैं कि वेदर इट विल बी क्लियर्ड और नॉट। ओके, तो आज बाजार के लिए रह सकता है क्रूशियल दिन, लेकिन साथ ही में इंडस्ट्री की निगाह रहेगी कि राज्यसभा में जब जीएसटी बिल पेश होता है तो क्या बात आगे बढ़ती है या नहीं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद शेयरों पर अपने मेहमानों के साथ करेंगे सवाल जवाब, साथ ही इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट भी लेकर हाजिर होंगे।
तो बायोकॉन की रिसर्च आर्म सिंजीन आज लिस्ट हो गई है। शानदार लिस्टिंग रही है। इस लिस्टिंग पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एंजल ब्रोकिंग की वीपी रिसर्च सरबजीत कौर नागरा। गुड मॉर्निंग मिस नागरा, आप कैसे इसे देख रही हैं? शानदार लिस्टिंग, डेब्यू अच्छी रही है सिंजीन की? डेफिनेटली 20% हायर खुलना एक प्राइस बैंड से जो ऑलरेडी काफी हायर लेवल पे थी, अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ये काफी अच्छी ओपनिंग है सिंजीन के लिए। 20% हायर इज डेफिनेटली काफी अच्छी ओपनिंग है। अब आगे इसमें किस तरह की संभावनाएं आप देख रही हैं और किस तरह के लेवल्स देख रही हैं मैम? देखिए, हमारा व्यू आईपीओ पे अवॉइड का था, हमने सब्सक्राइब नहीं दिया था इशू को, और इसका एक प्लेन रीजन है कि ऑल्दो सिंजीन जैसी कंपनीज लिस्टेड नहीं है इंडिया में, तो उसके चलते एक फैंसी है स्टॉक के लिए। बट अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो 250 पे भी ये कंपनी जो है ऑलरेडी ट्रेलिंग बेसिस पे FY15 नंबर्स पे 33 टाइम्स चल रही थी। तो अगर आप एक 20% अपसाइड ले लें तो ये ऑलरेडी 40 तक मल्टीपल पे जा चुकी है। तो हमें लगता नहीं है कि और ये बिजनेस मॉडल जो कंपनी का है वो डिसेंट है, ग्रोथ भी कंटिन्यूस बेसिस पे इजीली मेंटेन की जा सकती है 15% कैगर पे। लेकिन जो उनके रिस्क है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है, और अभी वो क्रैम्स में भी जाने वाले हैं जिससे उनका मार्जिन डायल्यूशन मेरे ख्याल से तो होगा अनलेस कोई बड़ा प्रोडक्ट उनके पोर्टफोलियो में आए। तो ये सब कंसर्न्स के चलते हमें लगता है कि ये स्टॉक जो है यहाँ से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। तो जो बिजनेस मॉडल इनका अलग है, आपको लगता है इसलिए इनके लिए ज्यादा दिक्कतें हैं, या एक क्लाइंट पाइपलाइन पर काफी कुछ निर्भर करेगा इनके लिए? हाँ, देखिए, एक इन्वेस्टर के लिए तो वैल्यूएशंस मेन है। बाकी ग्रोथ वाइज कंपनी जो अगर कैगर निकालें तो टॉप लाइन कैगर जो है कंपनी का 20 से लेके 25% तक रहा है। जैसे जैसे बेस बढ़ेगा ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम होगी। और अगर आप वैल्यूएशन इसके कंपेरेबल पीयर्स के देखें, डीवीज लैब देख लीजिए, आप इंटरनेशनल क्वांटाइल्स देख लीजिए, ये सब कंपनियां जो है ट्रेलिंग बेसिस पे FY15 पे केवल 27-28 टाइम्स ट्रेड करती हैं। और ये कंपनी अभी लिस्टिंग के बाद, आज के गेन्स के बाद ऑलरेडी 40 के करीब जा चुकी है। तो इतना प्रीमियम जस्टिफाई करना कंपनी के लिए जो है हमें लगता है काफी डिफिकल्ट होगा। तो हमें नहीं लगता है यहाँ से कोई अपसाइड होना चाहिए। लिस्टिंग गेन्स डेफिनेटली आई थिंक है, बट हमें नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा इसमें सस्टेनेंस रहेगा आगे जाके। प्राइमरी सरबजीत जी, अगर मैं आपसे बोलूं कि 6 महीने के कुछ टारगेट्स अगर आप बता सकें, आपको क्या दिख रहा है इसमें सिंजीन में? देखिए, जैसे मैंने कहा है कि ये ऑलरेडी काफी हाई वैल्यूएशन पे है, तो मुझे यहाँ से कोई मूवमेंट दिखाई देती नहीं नजर आती है। और अनलेस देयर इज ऐसी कोई अनाउंसमेंट आ जाए जिससे कि इनकी ग्रोथ एकदम स्टुपेंडसली बढ़ जाए, वो अभी नियर टर्म में तो दिखाई नहीं देता है। तो मेरे ख्याल से तो ये स्टॉक इसी लेवल्स पे ही रहेगा और इनफैक्ट नीचे भी आ सकता है। मुझे ज्यादा अपसाइड यहाँ से नहीं दिखाई देती है। शुक्रिया सरबजीत, हमारे साथी एंजल ब्रोकिंग की वीपी रिसर्च सिंजीन आईपीओ पर अपनी राय रखते हुए। अविनाश सर, आपसे भी पूछना चाहूंगी, कैसा दिख रहा है आपको सिंजीन? एनएसई पर शानदार लिस्टिंग हुई है, डेब्यू तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन आगे की राह कैसी दिख रही है? आई थिंक डेफिनेटली लिस्टिंग काफी अच्छा हो गया है। इन्वेस्टर्स को एक अच्छा मौका मिला है कि ऐसी रेप्यूटेड कंपनी में आईपीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए, और लिस्टिंग पे काफी अच्छा पैसा बना है। मेरे ख्याल से सिंजीन में अगर कोई निवेशक ने इन्वेस्ट किया है तो मेरे ख्याल से कम 2-3 साल का नजरिया रखे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अपने इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली अच्छी तरह से रिवॉर्ड करेगा। हालांकि अभी के जो वैल्यूएशन है थोड़े से फेयर टू एक्सपेंसिव है, लेकिन हमने ऑलवेज ये बात देखी है प्रियंका कि जब भी ऐसी कंपनीज लिस्ट होती है तो यहाँ पे एक प्रीमियम स्कैर्सिटी ऑलवेज देखी जाती है, और सिंजीन के जैसी ऐसी काफी कंपनीज नहीं है जो मार्केट्स में लिस्टेड है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि स्टॉक में इतनी भारी गिरावट ना आए, लेकिन अगर सही मायने में पैसा इधर बनाना है तो मेरे ख्याल से कम 2 साल का नजरिया रखे, और उसी के बाद आपको अच्छी वेल्थ यहाँ पे बन सकती है। तो बायोकॉन की सब्सिडरी सिंजीन आज एनएसई पर लिस्ट हुई है, और इसमें हमारे एक्सपर्ट्स देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा निवेश साबित हो सकता है। और अब सीधा चलते हैं हमारे सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी के पास, जो हमें देने वाले हैं इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट।
बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन चल रहा है आईटीएल में और जबरदस्त कमाई चल रहा है। देख लेते हैं अब तक की ताजा हाल क्या है, कौन किस पायदान पे और कौन कितनी कमाई कर रहा है। संबंधन मनोहरन 65% की रिटर्न कमा रहे हैं कल के वोलेटाइल सेशन के बावजूद, और वहीं पे मंदार गजानन 48% के साथ नंबर 2 की पोजीशन पे बने हुए। तो कमाई थोड़ी सी सबड्यूड हुई, लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन कही जाएगी। डिविडेंड बोर्ड में देखें तो विजल बेन 12% और अरुणा राजपूत 11%। तो ये देख के ट्रेडिंग बोर्ड आपको लग रहा होगा कि बाजार में थोड़ा कॉशियस मोड है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। लेकिन देखते हैं रैंक किस तरह से बदल रही है, कौन किस तरीके से ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो विजल बेन जो इस पोजीशन में बनी हुई क्या वहां पे भी है। लेकिन ट्रेडिंग बोर्ड में आप देखिए सूरज 2291वीं रैंक में थे, 23% का इन्होंने कमाई बढ़ाई अपनी और 13वीं रैंक में पहुंच गए हैं। ये एक बड़ी बात है। वहीं गुलशन को देखिए जो 13% की कमाई के साथ 2295 रैंक से 26वीं रैंक पे पहुंच गए हैं। तो थोड़ी सी कमाई बढ़ी और रैंक एकदम से बदल गई है। विमेन बोर्ड में देखते हैं वहां किस तरीके से मूवर शेकर्स में किस तरीके से चीजें हो रही हैं, कैसे बदल रही हैं रैंक। नीलिमा तीसरी रैंक थी, बहुत इंपॉर्टेंट तीसरी रैंक थी, 24% का नुकसान किया और 650 की रैंक में पहुंच गए। ज्योति कुशवाहा जो लगातार लीड कर रही थी, मंथली विनर थी, वीकली विनर थी, पहली पोजीशन से गिर के 648वीं पोजीशन में पहुंच गई है। 20% का नुकसान किया इन्होंने। ये इस खेल में चलता रहता है, ऊपर और नीचे होता है, लेकिन यही इस खेल की खूबसूरती भी है कि तभी आप कमाई करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वोलेटाइल होता है मार्केट तो ट्रेडिंग के मौके ज्यादा बनते हैं। आप भी कर सकते हैं, आईटीएल का हिस्सा बनिए, लॉक करिए अपने आप को, उसमें रजिस्टर करिए और 25,000 रुपए की एक मिनिमम डिपॉजिट रकम रखिए और उसके बाद ट्रेडिंग शुरू कर दीजिए। कैश की जगह आप शेयर भी रख सकते हैं। ट्रेड बड़े से बड़ा इनिशिएट करिए, ब्रोकरेज सिर्फ 20 रुपए लगेगी, तो देर मत करिए, ट्रेडिंग करिए और देखते रहिए सीधी सी आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस पर एक नजर। मजबूत ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार पर दबाव, निफ्टी और सेंसेक्स 0.25% तक गिरे, लेकिन मिड कैप शेयरों में खरीदारी जारी। चीन के सेंट्रल बैंक ने युआन के 2% डिवैल्यूएशन का किया फैसला। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल और वेदांता जैसी मेटल कंपनियों पर पड़ सकता है बुरा असर। एसबीआई, टाटा स्टील और सन फार्मा के नतीजों पर बाजार की नजर। पहली तिमाही में एसबीआई कर सकता है खुश, एसेट क्वालिटी में सुधार संभव, लेकिन घाटे में जा सकती है टाटा स्टील। रैनबैक्सी के मर्जर की वजह से सन फार्मा के नतीजों की तुलना संभव नहीं। तिमाही दर तिमाही के आधार पर 42% बढ़ सकता है मुनाफा, मार्जिन में भी बढ़त संभव। बॉश, एनएमडीसी, एचपीसीएल, अपोलो टायर्स और अदानी इंटरप्राइजेस भी पेश करेंगे नतीजे। 2, 1, and welcome Syngene International Limited to the listing of energy. बायकॉन की सब्सिडरी सिंजीन की शानदार लिस्टिंग। 250 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले 295 रुपए पर हुई लिस्टिंग। आज राज्यसभा में पेश हो सकता है जीएसटी बिल। समाजवादी पार्टी के साथ आने से सरकार की उम्मीदें बरकरार, लेकिन जेडीयू से सहयोग की उम्मीद कम। चीन से एक बड़ी और हमारे बाजारों के लिए काफी अहम खबर है। चीन के सेंट्रल बैंक ने युआन को 2% डिवैल्यू कर दिया है। चीन ने ये कदम क्यों उठाया और इसका किन भारतीय कंपनियों पर असर होगा, बताने के लिए मेरे साथ हैं वरुण दुबे। वरुण, इस डिवैल्यूएशन को कैसे देखा जाए भारतीय बाजारों के लिए और किस सेगमेंट पर असर पड़ता हुआ दिखेगा? देखिए, वैसे भी लगातार चाइना अपनी जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करने के लिए आपने देखा होगा कि पहले भी इंटरेस्ट रेट घटाए थे इन्होंने, स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करने के लिए काफी सारे कदम उठाए थे, और अब दरअसल अपनी इकोनॉमी को फिर से सपोर्ट करने के लिए चाइना की सेंट्रल बैंक ने युआन, जो कि यहाँ की करेंसी है, उसे 2% डिवैल्यू करने का यहाँ फैसला किया है। इससे जाहिर सी बात है जो चाइना है उसके एक्सपोर्ट्स को तो बूस्ट मिलेगा, लेकिन बाकी सारे देश जहां चाइना लगातार डंपिंग कर रहा है उस पर एक गहरा असर पड़ेगा। और भारत में जो लगातार डंपिंग होते जा रही है वो 2 सेक्टर्स में है, एक तो स्टील सेक्टर और दूसरा है
टायर सेक्टर, क्योंकि स्टील सेक्टर में आपने देखा लगातार जो है चाइना डंपिंग करते जा रहा है, जिसके कारण स्टील कंपनियों की जो हालत है वो बद से बदतर होते जा रही थी। और इन्हीं सब पे बात करने के लिए अब हम चलते हैं उत्तम गाड़वा के डेप्यूटी एमडी मिस्टर अंकित मिगलानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं इस पे। मिस्टर मिगलानी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो कदम सेंट्रल बैंक के द्वारा, चाइना के सेंट्रल बैंक द्वारा उठाया गया है 2% युआन में डेप्रिसिएशन करने का, इसका भारतीय स्टील कंपनीज पे कितना असर हुआ? क्योंकि लगातार चाइना डंपिंग करते जा रहा है, उम्मीद की आसार लगाया जा रहा है कि इससे जो डंपिंग है वो और बढ़ेगी। आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, 2% डिवैल्यूएशन से स्टील में अधिक फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हॉट रोल कॉयल जो एक बेस प्रोडक्ट का भाव देखा जाए तो 2% डिवैल्यूएशन से केवल $60 का फर्क पड़ता है, जो आज के मार्केट में बहुत अहम फर्क नहीं है। तो हमारे विचार में इस डिवैल्यूएशन का इंडियन स्टील मार्केट या ग्लोबल स्टील मार्केट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो अंकित का तो कहना है कि इस डिवैल्यूएशन से स्टील मार्केट पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन टायर इंडस्ट्री और एक इंडस्ट्री है जिसपे लगातार जो चाइना से डंपिंग की जा रही है उसके बारे में भी समझते हैं। हमारे साथ ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल राजू बुद्धराजा भी जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। मिस्टर राजू, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे जो चाइना के सेंट्रल बैंक ने जो युआन का डेप्रिसिएशन किया है, जिससे माना जा रहा है कि भारत में जो चाइना से एक्सपोर्ट है वो बढ़ता जाएगा? वैसे भी हमने इसके पहले देखा है कि टायर इंडस्ट्री में लगातार जो चाइना से है टायर की डंपिंग चल रही थी। अब ये युआन डेप्रिसिएशन होने के बाद कितनी डंपिंग और बढ़ सकती है, कितने हालात और बिगड़ सकते हैं टायर इंडस्ट्री के लिए? देखिए, टायर इंडस्ट्री के लिए ये डिप्रिसिएशन से पहले भी, खासकर इस साल जनवरी से या पिछले साल सितंबर से टायर इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा तादाद में आ रहे थे। और ये हमारा बढ़ता हुआ कंसर्न है कि ये जो अगर जो डिप्रिसिएशन अभी हुआ है इसकी वजह से ये इंपोर्ट की संख्या बहुत ही तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जो कि डोमेस्टिक टायर इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा भारी चुनौती और चैलेंज जो ऑलरेडी बना हुआ है वो और भी बढ़ जाएगा। ओके मिस्टर राजीव, जैसे कि आप कह रहे हैं कि चैलेंज और भी बढ़ेगा, क्या आप हमें एक सेंस दे सकते हैं कि फिलहाल चाइना से जो टायर इंपोर्ट हो रहा है उसके प्राइसेस और जो डोमेस्टिक टायर मैन्युफैक्चर है उनके प्राइसेस में कितना डिफरेंशियल अभी है और आगे जाके और कितना बढ़ेगा? देखिए, जो पहली बात तो जो इंपोर्ट हो रहा है उसकी जो वॉल्यूम है वो एकदम ज्योमेट्रिकली जो है वो बढ़ गई है। जो इंपोर्ट जो एवरेज हर महीने जो 40-45 हजार टायर, ट्रक टायर्स आते थे, आज वो 1.25 लाख टायर जो है पर मंथ की मात्रा से आ रहा है भारत में। और जो प्राइस का जहां तक आपने डिफरेंस पूछा, तो वो चाइनीज टायर जो है पहले ही 25 से 30% तक वो यहाँ जो डोमेस्टिक टायर्स हैं उनसे कम रेट पे यहाँ उपलब्ध हैं। और हमारा ये कंसर्न है कि अगर यही सिचुएशन रही तो ये जो गैप है ये इतना बढ़ जाएगा कि ये जो वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है वो रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो हैं उनको भी कवर नहीं कर रहा होगा, और फिर भी जो चाइनीज हैं वो दूसरे देशों में इस तरह से अपने फिनिश प्रोडक्ट को डंप करते रहेंगे। ओके, तो क्या इस सिचुएशन में आपकी सरकार से कोई गुहार है कि कोई इंपोर्ट ड्यूटी या फिर सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाए? क्योंकि हमने स्टील के सिचुएशन में तो ये देखा है कि लगातार सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे बढ़ाया है, लेकिन अब तक टायर में ऐसा कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया है। तो सरकार से आपकी क्या गुहार है? जी, हमने सरकार से 2-3 चीजें जो हैं वो उसकी पेशकश की हुई है। एक तो ये है कि जो रेडियल ट्रक टायर है उसको रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाला जाए। ये बहुत जरूरी है इस समय, क्योंकि और खासकर जो ये जो ट्रेडर्स हैं, जो स्मॉल टाइम ट्रेडर्स और इंपोर्टर्स हैं, वो बिना किसी हिचकिचाहट के ये टायर्स को कंट्री में इंपोर्ट करते हैं। कोई लोकल टैक्सेस, वैट, सेल्स टैक्स वगैरह वो लोग पे नहीं करते हैं, और इस तरह से भी ये जो है इनकी कीमत जो है वो मार्केट में सस्ती मिलती है। दूसरा, इससे गवर्नमेंट को बड़ा भारी रेवेन्यू लॉस है कि एक तरफ तो आप एक प्रॉपर ट्रेड चैनल से किसी प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहे हैं, और दूसरी तरफ आप एक बड़े ही उसको क्लैंडस्टाइन वे में या मिस डिक्लेयर करके या ड्यूटीज और टैक्सेस को इवेड करके उसको बाजार में लाते हैं। तो एक तरह से ये फेयर कंपटीशन बिल्कुल नहीं हुआ।
सो इस टायर को, रेडियल ट्रक टायर को खासकर रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में लाना बहुत जरूरी है। दूसरा जो है हमारा मेन गवर्नमेंट को सबमिशन ये रहा है कि टायर पे जो ड्यूटी है वो हमारे रॉ मटेरियल ड्यूटी से कहीं कम है। तो एक बड़ा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का ये मुद्दा बना हुआ है कि आपके रॉ मटेरियल देश में आने पे उस पर ड्यूटी ज्यादा है और फिनिश प्रोडक्ट जो है टायर, उस पे आप उससे आधी से भी कम ड्यूटी पे इंपोर्ट कर सकते हैं। और फाइनली कि ये क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में ये टायर इस तरह से डंप हो रहे हैं जो कि उसकी नॉर्मल वैल्यू से भी वहां की प्रिवेलिंग प्राइस जो है डोमेस्टिक चाइना में उससे भी बहुत कम है, और कई इंस्टेंसेस में तो ये रॉ मटेरियल प्राइस को भी नहीं कवर कर सकते हैं। तो इसलिए इस पे ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए और जल्द से जल्द लगाई जाए। अब हमने पिटिशन तो डाला है, लेकिन पुराना हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि इसमें 1.5 से 2 साल तक का टाइम लग जाता है। तो इसको गवर्नमेंट को चाइना के अगेंस्ट जो खासकर एंटी डंपिंग या सेफ गार्ड के केसेस हैं उनको फास्ट ट्रैक पे रखना चाहिए। ओके, तो आप अगर ये बता सके कि कितनी एंटी डंपिंग ड्यूटी या फिर इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़त की पिटीशन आपने फाइल की है सरकार से? देखिए, टायर इस समय हालांकि नॉर्मल बेसिक ड्यूटी 10% है, लेकिन चाइना से खासकर और साउथ कोरिया से एप्टा जो है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ये 8.6% पे टायर आ सकते हैं, जबकि नेचुरल रबर पे ड्यूटी इस समय 25% है, जो कि हमारा प्रिंसिपल या मेन रॉ मटेरियल है। तो टायर इंडस्ट्री और हमारी एसोसिएशन की ये गवर्नमेंट से सबमिशन रही है कि टायर की ड्यूटी को 30% किया जाए, अगर रबर की ड्यूटी को 25% पे मेंटेन रखा गया है, तभी ये ड्यूटी इन्वर्जन जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है इसमें करेक्शन आ पाएगी। ओके, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने भी कहा कि अगर ये जो युआन का डिप्रिसिएशन है इसके कारण आगे जाके जो गैप है इंडिया और चाइना के प्राइसेस के बीच में वो और बढ़ सकता है, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं या फिर कि आगे जाके जो इंडिया के टायर मैन्युफैक्चरर्स या फिर इंडिया के टायर्स है उनकी कीमतों में और भी दबाव आ सकता है? क्या कोई दबाव के अनुमान है यहाँ पे? देखिए, मैं डोमेस्टिक टायर इंडस्ट्री की कीमतों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर इसी तरह से इम्पोर्ट आता रहा तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो इतने दबाव में आ जाएगी कि यहाँ पे जो कैपेसिटी क्रिएशन हुआ है वो बिल्कुल ही, मतलब जो एक तरफ जो हमारे गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया का जो वो चल रहा है, इनिशिएटिव जो चल रहा है, उसको बड़ा भारी सेटबैक लगेगा, क्योंकि आपने भारत के अंदर ही कैपेसिटी क्रिएट की है। टायर इंडस्ट्री ने कम से कम 20-25 हजार करोड़ का पिछले 5-6 साल में निवेश किया है। वो सारा जो है वो एक तरह से ये जो है एफर्ट जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा अगर बाहर से इसी तरह से सस्ते और अनरिस्ट्रिक्टेड वे में डंपिंग चाइना से चलती रही तो। ओके मिस्टर राजू, बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज से आज बात करने के लिए और इस पूरे मामले पे अपनी राय देने के लिए। तो टायर इंडस्ट्री की, जैसे कि मिस्टर राजीव भी कह रहे थे कि लगातार जो अगर इंपोर्ट और भी बढ़ता है, ये यूएन डिप्रिसिएशन के कारण इंपोर्ट और भी बढ़ सकता है चाइना से भारत के टायर इंडस्ट्री में, और इससे जो टायर इंडस्ट्री के हालात है उस पर और भी खराब असर हो सकता है। हालांकि सरकार को इस पर जल्दी कोई कदम उठाना चाहिए। फिलहाल तो वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सौदा आपका जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका शेयर पर सलाह देने के लिए मेरे साथ है manasjaiswal.com के मानस जायसवाल और प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के CIO और हेड ऑफ रिसर्च अविनाश गोरक्षकर। और सीधा रुख करते हैं आपके सवालों का। उदय जी हैं मेरे साथ इटावा से। नमस्ते उदय जी, पूछिए अपना सवाल। कौन सा शेयर है सर आपके पास? नमस्ते मैडम, मेरे पास टाटा मोटर का DVR है। हाँ 60 शेयर 311 रुपए के रेट पे। तो मुझे पूछना था मैडम, मैं एवरेज करना चाहता हूँ, इसमें करूँ या ना, और करूँ तो किस लेवल पे? आप एवरेज करना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके, अभी फिलहाल 54 रुपए का नुकसान आपको पर शेयर हो रहा है यहाँ पर। मानस, टाटा मोटर DVR आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है और क्या ये जो मौजूदा 257 रुपए का लेवल अभी दिख रहा है इसमें एवरेज किया जाए इसमें? देखिए, एक बड़ी गिरावट के बाद जब स्टॉक 380 रुपए से गिरना शुरू किया था, मैं समझता हूँ एक बेस बनाने की कोशिश जरूर की है 240-230 के आसपास। आज की गिरावट को देखते हुए मैं समझता हूँ कि एक थोड़ा और करेक्शन आना चाहिए। स्टॉक कहीं न कहीं 250-253 के लेवल स्ट्रेस कर सकता है, बट बिल्कुल एवरेज किया जा सकता है अगर आपका नजरिया लंबा है। अगर आप 8 to 10 मंथ्स का टाइम फ्रेम दे सकते हैं तो बिल्कुल छोटी सी गिरावट पे एवरेज किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि 230 काफी स्ट्रांग सपोर्ट है, तो अगर आप एवरेज यहां पर कर रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस 230 के नीचे जरूर रखें। ओके, सो टाटा मोटर DVR में मानस सजेस्ट करें 230 का एक स्टॉप लॉस, और एवरेज करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन 8 से 10 महीने का एक टाइम फ्रेम जरूर कंसिडर कीजिएगा। विनोद जी से बात करते हैं, पुणे से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते विनोद जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मेरे पास HMT के शेयर है 76 रुपीज के 350 शेयर है, और जियोजित परिवार के 200 शेयर है 52 के रेट से। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक महीने के पीरियड में क्या करूँ इसका। एक महीने का ही टाइम हिसाब से लिया था, ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था मैंने। ओके, चलिए मानस, विनोद जी की बात सुनिए आपने। जियोजीत BNP पारिबा है जिसमें 16 रुपए पर शेयर का नुकसान हो रहा है। HMT पर भी ये नुकसान में बैठे हुए। ये दोनों आपको चार्ट स्ट्रक्चर्स में कैसे दिख रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे? देखिए, जहां तक बात HMT की है, एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। स्टॉक ने 35 और 40 रुपए की रेंज में बेस फॉर्मेशन दिखाया है। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मेरी राय में तो बने रहे, अपना स्टॉप लॉस 44 रुपीज के नीचे रखें। जहां तक बात अपसाइड की है, अगर स्टॉक 55 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट आता है वो कहीं ना कहीं 67-68 का आता है, तो मेरी राय में तो यहाँ बने रहना चाहिए। जहां तक बात BNP परिबास की है, देखिए प्रॉब्लम स्टॉक में लगती है, मैं समझता हूँ कि अगर एक छोटा सा बाउंस बैक अगर आ जाता है स्टॉक में तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। करंट लेवल्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। ओके, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी है। हमारे दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके सवालों का जवाब देंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट आगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सीधा रुक करते अपने दर्शकों के सवालों का। श्रीराम देशपांडे मेरे साथ है। नमस्ते देशपांडे जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि गवर्नमेंट पॉलिसी और बजट से लेके अभी तक, अभी कल भी पीएम मोदी जी ने मीटिंग लिया इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टिंग के लिए, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे दिन आने के संकेत है और आने हैं तो कौन से स्टॉक है जिसमें हम निवेश कर सकते हैं? बिल्कुल, तो इंफ्रा पुश, ये श्रीराम देशपांडे जी को लग रहा है कि क्या ये अगला बेट हो सकता है। अविनाश सर, कौन से वो चुनिंदा स्टॉक होंगे इंफ्रा स्पेस में, और थोड़ा सा इंफ्रा स्पेस में किस तरह का ओवरव्यू बन रहा है ये भी बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मैं समझता हूं कि ऑलरेडी काफी एफर्ट गवर्नमेंट ने की है पैसा खर्चा करने में, और क्लियरली हमने देखा है कि रोड सेक्टर में, कैपिटल गुड सेक्टर में जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स अभी क्लियर हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि रोड सेक्टर में अगर ये निवेश करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आईआरबी डेवलपर्स है, आईएलएफएस रोड्स है, ये स्टॉक्स काफी अच्छे रहेंगे अगेन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और क्लियरली आप फ्रंट लाइन में लार्सन एंड टूब्रो को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स स्टॉक ये सेगमेंट में काफी एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट अगर मार्केट में आती है तो डेफिनेटली इनको खरीदे, क्योंकि हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर्स के लिए स्टॉक्स में कोई बड़ी अपसाइड ना आए, ये स्टॉक्स साइडवे बिहेव करे, क्योंकि अभी भी अर्निंग्स रिकवरी काफी दूर है। मैं समझता हूं FY17 में ही आपको इन कंपनीज में अच्छी अर्निंग्स रिकवरी देखने को मिलेगी। तो लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली पोटेंशियल है, पर शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक्स थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे। ओके, और किशोर है मेरे साथ नागपुर से। नमस्ते किशोर जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास अडानी एंटरप्राइजेस है, एवरेज आउट किए हुए हैं 127 के, तो उसका क्या करना चाहिए? 6 महीने तक मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ। ओके, एवरेज किया हुआ है, फिर भी 34 रुपए 30 पैसे पर शेयर के नुकसान पर किशोर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मानस जी, अडानी एंटरप्राइजेस आपको कैसा दिखता है चार्ट्स पर? ये देखिए, स्टॉक ने बेस तो जरूर बनाया है 80 रुपए के आसपास, क्योंकि उसके बाद अगर आप इंटरडे चार्ट देखें तो वहां पर आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं, बट उसके बाद भी हाई लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस है 105 1010। अगर ये रेंज स्टॉक एक बार क्रॉस कर लेता है, ये हर्डल क्रॉस कर लेता है, to do that. How big a loss will it be? Because will you be able to match the deadline, sir? Of course, as long as we can get it passed in the Rajya Sabha, we are absolutely ready. We have done all the administrative work. We have the systems in place. We have the committee working on the revenue neutral rate. So on our end, in terms of what needs to be done administratively, we have done everything that's necessary. Today, the Congress has to wake up to its responsibility to the nation. Madam Sonia Gandhi, Mr. Rahul Gandhi, to wake up to what they need to do as responsible leaders of this country and what they owe the people of this country and the youth of this country. They have to get this amendment passed. Thank you. तो वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ये बोलते हुए कि अब वो वक्त आ गया है कि कांग्रेस को अपनी जिद छोड़कर उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि आज राज्यसभा में टेबल होने वाला है बहुत ही अहम बिल जीएसटी, और इसी पर निगाह टिकी हुई है। और अगर इस मानसून सेशन में ये पारित नहीं हो पाता है तो ये खिसक जाएगा विंटर सेशन तक, और इस पर निगाहें टिकी हुई हैं बाजार की, इंडस्ट्री की। और हम बात कर रहे थे अडानी एंटरप्राइजेस पर, ये सवाल आया था हमारे दर्शक का। मानस, आप बता रहे थे अडानी एंटरप्राइजेस के चार्ट्स के बारे में। मैं चाहूंगी आप कंटिन्यू करें, अपना जवाब कंप्लीट करें प्लीज सर। देखिए, इंटरडे चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनना शुरू हुए हैं, तो बेस तो जरूर 80 रुपए के आसपास बना है। अभी एक हर्डल 105 1010 की रेंज में, अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तब एक बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। स्टॉक 135 140 तक के स्तर छू सकता है। तो मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहें और 80 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। ओके, और अब अगला सवाल एसएमएस के जरिए आया है मेघराज जी का अहमदाबाद से, जो जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन में क्या करें। 300 शेयर ये होल्ड करते हैं, 150 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। साथ ही में ल्यूपिन भी है इनके पास, 200 रुपए 200 शेयर है, 125 के भाव पर इन्होंने खरीद रखा है। क्या करना चाहिए इसमें? अविनाश सर, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी और ल्यूपिन, इन दोनों में आप किस तरह की देख रहे हैं नजरिया, इन दोनों का क्या बनता है? कैसी लगती हैं ये दोनों कंपनियां आपको?
नहीं, मुझे लग रहा है कि लुपिन के बारे में तो डेफिनेटली ये फ्रंटलाइन फार्मा कंपनी है, इनको एक शेयर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि हालांकि Q1 कंपनी का थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा, लेकिन अगर हम पूरे साल या 1.5 साल का आउटलुक देखें तो लुपिन में डेफिनेटली आगे काफी ग्रोथ पोटेंशियल है। क्लियरली काफी बड़े निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है, तो लुपिन में डेफिनेटली ये होल्ड कर सकते हैं, लॉन्गर टर्म में इनको अच्छा पैसा बनेगा। बट रही बात हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन की, इनका जो खरीद है वो काफी ऊपरी लेवल पे है प्रियंका। मुझे नहीं लग रहा है कि इनको एवरेज भी करना चाहिए और क्लियरली इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये भाव वापस आना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि ये कंपनी ने काफी टाइम तक अंडर परफॉर्म किया है। मेरी राय में एक फार्मा स्पेस में अगर ये कोई दूसरा विकल्प इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि क्लियरली हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन इज अंडर परफॉर्म और मुझे नहीं लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इनको यहाँ से कुछ पैसा बनेगा। लेकिन सर ल्यूपिन में बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है, आप कह रहे हैं इसमें बने रहे हैं, क्या प्रॉफिट पे बुक कर सकते हैं? और कुछ और फार्मा के शेयर, सन फार्मा के आज रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, क्या ये एक अच्छी बाइंग हो सकती है? क्या लगता है आपको, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आई थिंक फार्मा शेयर में अगर इनको खरीदना है तो मेरी पसंद टोरेंट फार्मा पे रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। इनकी बहुत टॉप लाइन एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ प्रियंका काफी अच्छी है, तो मैं समझता हूं कि क्लियरली टोरेंट फार्मा में अगर ये अभी भी पोजीशन लेते हैं तो मेरे ख्याल से इनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। आई थिंक क्लियरली अगर हम सन फार्मा की बात करें तो डेफिनेटली कंपनी ने प्रॉफिट वार्निंग भी दी थी, तो रिजल्ट्स डेफिनेटली कोई अच्छे आएंगे ऐसा अनुमान नहीं लग रहा है। बट टोरेंट फार्मा ने नंबर्स भी अच्छे दिखाए और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी बढ़िया थी, तो आई वुड प्रेफर टोरेंट फार्मा, जहां पे कम से कम 15-20% की अपसाइड इन द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स पॉसिबल है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन सौदा आपका में शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वापस आइए।
आप देख रहे हैं सौदा आपका। विकास खंडेलवाल मेरे साथ हैं, जयपुर से अपना सवाल पूछेंगे। विकास जी गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा शेयर है सर आपके पास? गुड मॉर्निंग मैम, मदर सुमी था मेरे पास। हाँ, कितने शेयर है, किस भाव पर लिया है? मैम 30 लिए थे, तो और लेना चाहिए या 350 रुपए में लिए थे मैंने। और नुकसान भी हो रहा है आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में? ओके। अविनाश सर, मदरसन सुमी में 1 साल का नजरिया है विकास खंडेलवाल का, क्या करना चाहिए? 350 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदारी की है। ना आई थिंक इन्होंने अगर मदरसन सुमी खरीदी है तो मेरे ख्याल से कम प्रियंका इनको 1 साल 1.5 साल का नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी काफी वेल एस्टेब्लिश्ड ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। इनफैक्ट कंपनी ने हाल ही में 1:2 बोनस दिया है, अभी शेयर एक्स बोनस ट्रेड कर रहा है। और हम अगर कंपनी की बोनस पॉलिसी देखें और डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो काफी बढ़िया है। इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छी तरह से रिवॉर्ड किया है और आगे आने वाले 2-3 साल में जो नजरिया है इनका, क्लियरली यूरोपियन मार्केट से, यूएस मार्केट से, डोमेस्टिक मार्केट से इनको डेफिनेटली फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से इनको डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में घबराना नहीं चाहिए। इन्होंने अच्छी कंपनी सिलेक्ट की है, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे और टाइम होराइजन थोड़ा सा लंबा रखे, डेफिनेटली मुनाफा अच्छा बनेगा। ओके, सो होल्ड ऑन टू मदरसन सुमी, 1 साल का नजरिया तो जरूर ही रखें। साक्षी गोयल है मेरे साथ। गुड मॉर्निंग साक्षी, पूछिए अपना सवाल। मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी फार्मा स्टॉक नहीं है, लेकिन रिसेंटली मैंने मार्क्सन फार्मा बाय किया है 89 के लेवल पे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या ये स्टॉक इस लायक है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूं? मुझे इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव जानना था कि मुझे अभी इस पे जो प्रॉफिट 20-25% मिल रहा है वो मुझे बुक कर लेना चाहिए या मुझे इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए? चलिए, तो 89 रुपए में इन्होंने खरीदारी की, ऑलरेडी प्रॉफिट इन्हें यहाँ पर हो रहा है, 110 के आसपास है मार्क्सन फार्मा। लेकिन अविनाश सर, क्या अगर लंबी अवधि के लिए एक अच्छी चॉइस है फार्मा स्पेस में, और साक्षी का ये पहला निवेश है फार्मा में, आपको कैसा दिखता है मार्क्सन फार्मा? नहीं, मुझे लग रहा है कि इन्होंने काफी अच्छी एंट्री लेवल पे मार्क्सन फार्मा खरीदा है, तो क्लियरली इनको मैं बधाई दूंगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनकी पास काफी है। करंट प्राइस को अगर हम देखें तो मैं समझता हूं इनको होल्ड करना चाहिए। कंपनी ने Q1 के जो नतीजे डिक्लेयर किए हैं वहां पे करीबन 25% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने रिकॉर्ड किया है, और कंपनी ज्यादातर यूके और यूरोपियन मार्केट्स में ऑपरेट करती है। इनफैक्ट कंपनी ने एक कंपनी भी टेक ओवर की है और जिसका इम्पैक्ट आपको पूरी तरह से FY17 में देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि इनको होल्ड करना चाहिए, इनको प्रॉफिट बुक करना नहीं चाहिए। इन्होंने जिस प्राइस पे एंट्री की है इनको तो डेफिनेटली ऐसा कोई फिक्र करने की बात नहीं है, और इन द नियर टर्म मुझे लग रहा है कि कम से कम 140-150 तक भी स्टॉक जा सकता है, बट क्लियरली एट द करंट लेवल शी कैन होल्ड। ओके, तो होल्ड कीजिए मार्क्सन फार्मा। और साथ ही में आप देख सकते हैं कि राज्यसभा की शुरुआत हो चुकी है, आज के दिन की सेशन की शुरुआत हो चुकी है, और आज GST बिल यहाँ पर टेबल होने वाला है, इसी का इंतजार रहेगा सभी को। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं, आयुष्मान हमारे साथ हैं जालंधर से फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग आयुष्मान, पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम, मैं आयुष्मान बोल रहा हूँ। जी बताएं अपना सवाल। मैम मेरे पास ICICI बैंक के 80 शेयर है 330 के रेट पे, और मैम मेरे पास इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के 50 शेयर्स है 501 के रेट पे। तो मैम आई कैन एटलीस्ट होल्ड दीज शेयर्स फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years। ओके, ठीक है। चलिए आयुष्मान जी 2 से 3 साल तक होल्ड करना चाहते हैं ICICI बैंक और इंडिया बुल्स हाउसिंग को, और इंडिया बुल्स हाउसिंग के 50 शेयर 501 रुपए खरीद का भाव है। अविनाश जी, ये दोनों चॉइस आपको कैसी लग रही है? आयुष्मान की क्या बताना चाहेंगे आप इन्हें, ICICI बैंक के बारे में और इंडिया बुल हाउसिंग के बारे में? पहली बात, अगर हम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करें प्रियंका, तो इन्होंने काफी अच्छी लेवल पे एंट्री की है। इनफैक्ट इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपनी अगर डिविडेंड पॉलिसी की बात करें तो काफी अच्छे अट्रैक्टिव डिविडेंड्स वो शेयर होल्डर्स को देता रहा है, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, लोन बुक भी करीबन 25-30% से ग्रो हो रहा है। तो क्लियरली मुझे लग रहा है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में ये बने रहे, यहाँ पे कम से कम 850-900 का टारगेट प्राइस इन द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स पॉसिबल है, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस में ये काफी लीडिंग प्लेयर है। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करें। ओके, और दूसरा स्टॉक इनके पास ICICI बैंक का भी है, ये भी होल्ड?
यस प्रियंका, इनफैक्ट इस शेयर में हमने देखा है कि काफी जोर की पिटाई हो गई है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न मार्केट्स को है कि इनके पास जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स है वो शायद एनपीए क्वालिटी से क्लियरली बैड डेट कैटेगरी में जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यही एक डर है मार्केट्स को कि शायद इसी के लिए बैंक का परफॉर्मेंस भी Q1 में काफी अच्छा आ गया, एसेट क्वालिटी भी अच्छी थी, प्रॉफिट्स भी अच्छे थे, लेकिन क्लियरली एसेट क्वालिटी जो आगे आने वाली है यहाँ पे थोड़ी चिंता है। तो यहाँ पे भी अगर कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक में इनको अच्छा पैसा बन सकता है। इनको डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन रखिए, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में हम समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये एक फ्रंट लाइन बैंक है जो इन्वेस्टर्स को अच्छी तरह से रिवॉर्ड करेगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। A2F presents Top Stock of the Hour, made for the top position. सौदा आपका मेरे साथ है मोहन अहमदाबाद से। पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से सवाल। नमस्ते मोहन जी, बताइए कौन सा शेयर है सर आपके पास? ओरेकल है मैडम, मेरे पास 20 शेयर है। 2200 से 2300 की खरीदी है, करीबन 10 साल हो गए मैडम। ओके, पुरानी खरीद है और बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। क्या प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं मोहन जी आप अभी, या बने रहना चाहते हैं? स्विच ऑफ करना चाहता हूँ मैं ये शेयर बेच के, कौन से में करूँ? अच्छा, स्वैप करने का इरादा है। किस शेयर्स खरीदना चाहते हैं उसमें लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं? और ओरेकल आपने 10 साल रखा। हाँ, लंबे समय तक रहना चाहता हूँ।
ओके अविनाश साहब, पहले तो बहुत शानदार एक एग्जाम्पल है कैसे 10 साल तक इन्होंने होल्ड किया और हम देख रहे हैं 2050 रुपए पर शेयर के मुनाफे पर बैठे हुए हैं मोहन जी। प्रॉफिट बुक करके कहीं और निवेश करना चाहते हैं, क्या सलाह देंगे आप? मेरी राय में प्रियंका इन्होंने अच्छा शेयर चुना है और मैं समझता हूं कि इतना समय इन्होंने ये होल्ड किया है तो ये शेयर मेरे ख्याल से इनको अभी भी होल्ड करना चाहिए। प्रॉफिट भले ही काफी अच्छा है, लेकिन इस कंपनी में हमने ऐसा भी सुना है कि ये कंपनी आगे चल के डीलिस्टिंग की बातें कर रही है और ऑब्वियसली डीलिस्टिंग अगर होती है तो अच्छे प्रीमियम पे होगी। इनफैक्ट ये कंपनी क्लियरली अगर हम देखें तो करीबन 90% के ऊपर ओरेकल यूएस के पास शेयर होल्डिंग है और हम अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल देखें, इस कंपनी की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने इतनी अच्छी कंपनी इतने लो प्राइस में चुनी है, 10 साल इन्वेस्ट किया है, तो थोड़ा सा और समय दे। मैं समझता हूं कि अगर साल 1.5 साल भी अगर ये होल्ड करते हैं तो इनको यहां से भी अच्छा मुनाफा बन सकता है, क्योंकि ये कंपनी में डेफिनेटली आगे चल के पॉसिबिलिटी है कि ये डीलिस्ट हो और डीलिस्टेड जब भी होगी तभी अच्छे प्रीमियम पे होगी। तो मुझे लग रहा है कि ही शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड ही शुड होल्ड ऑन। ओके, और अब MS रावल से बात करते हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते रावल जी, बताइए सर कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम मेरे पास ब्लू स्टार इन्फोटेक है। हाँ, ये मैंने 45 से लिए 227 के भाव पे। ओके, और 56 रुपए 35 पैसे पर शेयर का मुनाफा इनको हो रहा है यहाँ पर। मानस, ब्लू स्टार इन्फो आपको कैसा दिखता है चार्ट इसका, और अब क्या सलाह देना चाहेंगे? 56 रुपए के मुनाफे पर हैं रावल जी। मैं ये स्टॉक ट्रैक नहीं करता हूं तो इस पे व्यू देना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा प्रियंका। अविनाश सर, क्या आप बता पाएंगे ब्लू स्टार इन्फो के बारे में रावल साहब को कि क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से ये कंपनी में हमने देखा है कि टायर 2 IT कंपनी है ब्लू स्टार इन्फो, और क्लियरली इनके जो ज्यादातर क्लाइंट्स है वो यूएस और यूरोपियन बेस्ड है। मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का यूएस का पिक्चर इम्प्रूव हो रहा है, क्लियरली अगर इनको थोड़ा सा ये समय देते हैं 6 से 12 महीने तो यहाँ से भी अच्छा मुनाफा बन सकता है। मुझे नहीं लग रहा है इनको बेचना चाहिए, क्योंकि इनकी एंट्री प्राइस काफी अच्छी है और क्लियरली इस कंपनी के जो वर्टिकल्स है, क्लियरली इस वर्टिकल में जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल है, मुझे लग रहा है कि ब्लू स्टार इन्फोटेक आगे भी एक 15-20% फ्रॉम द करंट लेवल अपसाइड दे सकता है। और अब भावनगर से केयूर शाह मेरे साथ है। नमस्ते केयूर जी, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। मेरे पास एक 1800 शेयर है, 4000 थे लेकिन बेच दिए 1800 है, 510 रुपए के भाव की, और एक रिलायंस है जो 1900 रुपए के है। जब IPL में मर्ज हुआ था, वो सब हुआ था, तब की औरत के है मेरे पास 400 शेयर, तो उसका मैं क्या करूं? ओके, सो रिलायंस और टेक महिंद्रा के बारे में समझना चाहते हैं। टेक महिंद्रा के 4000 शेयर ये होल्ड करते हैं। मानस, इन दोनों के बारे में आप क्या इन्हें बताना चाहेंगे? इनके चार्ट स्ट्रक्चर आप कैसे देख रहे हैं? क्या करें केयूर जी इनमें अभी? देखिए, जहां तक बात टेक महिंद्रा की है, मैं समझता हूं कि जो करेक्शन हमने करीब 750 रुपए से देखा है वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, क्योंकि मंथली चार्ट पे अगर आप देखें तो लास्ट मंथ स्टॉक ने पियर्सिंग पैटर्न बनाया था जो इंडिकेट करता है कि करेक्शन ओवर हो गया है। जहां तक बात अपसाइड की है, हर्डल जरूर दिखते हैं हायर साइड पे करीब 575 से 600 तक, बट पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि शायद ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाएंगे। स्टॉक कहीं ना कहीं 665 से 685 के स्तर छू सकता है आने वाले करीब 6 to 8 मंथ्स के टाइम फ्रेम में। तो मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहें, और अगर ये चाहें तो अपना स्टॉप लॉस 495 के नीचे रखें। दूसरा स्टॉक इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज बताया। देखिए, पैटर्न अगर आप देखिए तो बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना है पिछले दिनों। मैं समझता हूं कि पोटेंशियल अभी भी बहुत है। अगर हम केवल एक शॉर्ट टर्म की बात करें तो जो टारगेट आता है वो करीब 1120 का आता है, जो कि मैं समझता हूं कि आने वाले 6 to 8 मंथ्स में स्टॉक टेस्ट कर सकता है। बट अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तब एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पे आता है, और उसके इसमें टारगेट्स भी काफी बड़े 1350 1375 के आसपास आते हैं। बट फिर भी उस टारगेट की बात ना करके अगर हम केवल एक छोटे टारगेट की बात करें तो एटलीस्ट 1125 तक के टारगेट्स तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो मेरी राय में यहां भी बने रहे। अगर आप लोअर लेवल्स देखिए तो 925 के आसपास बहुत सपोर्ट है, तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। ओके, और आपको यहाँ बता दें कि आप जो चैनल देख रहे हैं वो TV 18 का चैनल है। TV 18 और इसकी होल्डिंग कंपनी नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है।
और अब मेरे साथ जुड़ गए हैं उमेश सूरत से। नमस्ते उमेश जी, बताइए कौन सा शेयर है सर आपके पास? मैडम मेरे पास 100 शेयर से अदानी पावर के 27 के रेट से और टाटा स्टील है और 377 के रेट से 100 है, तो उसमें क्या करना चाहिए? ओके, 377 आपने बताया, टाटा स्टील आपने खरीदा है 377 पर, राइट सर? या ओके, सो अदानी पावर और टाटा स्टील, हालांकि आज ये स्टॉक काफी प्रेशर में है टाटा स्टील, क्योंकि चाइना ने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया और इसका असर हम स्टील से जुड़े स्टॉक्स में देख रहे हैं और यही असर टाटा स्टील में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या करना चाहिए, उमेश जी को पूछते हैं मानस से। मानस, इन दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर बताइए। एक इन्होंने बताया इनके पास है टाटा स्टील 377 के भाव पर खरीदा था, काफी नीचे आ गया है। अदानी पावर के 100 शेयर 27 रुपए पर खरीदारी की है। क्या करेंगे, मतलब खरीद के भाव के आसपास ही है अदानी पावर अभी? देखिए, जहां तक बात टाटा स्टील की है, एक बड़ी गिरावट हम ऑलरेडी देख चुके हैं और पिछले दिनों ऐसा लग रहा था कि स्टॉक ने बेस बनाया है 245 के आसपास, बट हायर लेवल पे स्टॉक अभी भी सस्टेन नहीं कर रहा है। लेकिन इन्होंने शायद ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है क्योंकि इन्होंने काफी हायर प्राइस पे लिया है। मैं समझता हूं कि अगर टाइम फ्रेम आप बड़ा रख लें, अगर 10 से 12 मंथ का टाइम फ्रेम हो तो यहां निकलना मैं नहीं समझता उचित होगा। हो सकता है कि लोअर लेवल्स देखने मिले, 225, 230 के लेवल्स भी देखने को मिले, बट वहां पर सपोर्ट बहुत दिखता है। तो एटलीस्ट अगर 10 से 12 मंथ का टाइम फ्रेम लेके चलेंगे और इतना इंतजार करेंगे तो यहां से तो काफी बेहतर प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में तो यहां बिल्कुल बने रहे टाटा स्टील में। जहां तक बात अदानी पावर की है, स्ट्रेंथ तो अभी भी नहीं दिखती है। मैं समझता हूं कि वीकनेस शायद हमें अभी और देखने को मिलेगी। स्टॉक कहीं ना कहीं 23, 24 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है और अगर कोई रिवर्सल का पॉइंट है तो वो मैं समझता हूँ 31 रुपए और 32 रुपए की रेंज में है। अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तो रिकवरी देखने को मिलेगी। फिलहाल के पैटर्न को देख के मैं समझता हूँ कि इनको स्टिक स्टॉप लॉस 26 रुपीज के नीचे रखना चाहिए। ओके, तो अदानी में एक 26 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखें। मानस आपको ये सलाह दे रहे हैं और टाटा स्टील पर उन्होंने कहा बने रहिए, 10 महीने तक का व्यू आपको रखना होगा। लेकिन आज टाटा स्टील पर इसलिए भी निगाहें टिकी रहेंगी क्योंकि आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं। कैसे रह सकते हैं नतीजे, हम इस पर चर्चा करेंगे जब इसके नतीजे आएंगे। लेकिन अनुमान अभी बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं और इंतजार रहेगा इसके नतीजों का। इसी के साथ अविनाश जी, आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है सर। कई शेयरों पर चर्चा हुई है आपके साथ, आज के लिए कोई डिस्क्लोजर? प्रियंका, जो भी शेयरों के बारे में हमने आज बात की, हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों की पोजीशंस हो। पर्सनल लेवल पे मेरी कोई भी पोजीशन इन शेयरों में नहीं है। थैंक यू सर, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। अविनाश गोराशकर से हम इजाजत ले रहे हैं, लेकिन मेरे साथ मानस जायसवाल अभी भी बने हुए हैं क्योंकि ब्रेक के बाद हम लाने वाले हैं स्टॉक्स फटाफट, जिसमें फटाफट जवाब देंगे मानस जायसवाल आपके सवालों का।
बैक, वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। तेजस जी का पहला सवाल है और ये जानना चाहते हैं फोर्स मोटर में क्या करें। 150 शेयर है इनके पास, 1490 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। मानस, फोर्स मोटर मैं समझता हूँ बने रहना चाहिए, अभी भी पोटेंशियल दिखता है और अगर करीब 3 to 4 मंथ्स की तो गिरावट के बाद बेस बनाने की कोशिश की है स्टॉक ने 500 रुपए के आसपास, तो मेरी राय में तो 490 का स्टॉप लॉस रखे बने रहे। अगर स्टॉक एक बार 630 जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज उसको ब्रेक कर लेगा, उसके ऊपर निकलेगा तो इनके भाव वापस देखने को जरूर मिलेंगे। शुक्रिया मानस, हमारे वक्त निकालने के लिए। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर सर? देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई है इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किए हो सकते हैं। मानस जायसवाल हमारे साथ थे, आपके तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। शुक्रिया मानस हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ सौदा आपका में मेरे साथ भी इतना ही, मुझे यही इजाजत दीजिए। नमस्कार, आगे हम हाजिर रहेंगे कमोडिटी बाजार की हलचल के साथ कमोडिटी राउंड अप में।